So, friends, a very warm and a very lovely good morning to all of you. Friends, welcome to this single short lecture of Engineering Thermodynamics, फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन. मतलब आप इसे सिंगल शॉर्ट लेक्चर कह सकते हो या आप इसे समरी लेक्चर कह सकते हो. मतलब इसके पीछे मेरा मेन जो मोटिव है इस लेक्चर को बनाने का वो ये है कि आपको कम से कम टाइम के अंदर आपको पूरे के पूरे चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाए, एक डिटेल्ड ओवरव्यू, जिससे आप न्यूमेरिकल्स को, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको. ठीक है, तो पूरे मतलब इस सिंगल शॉर्ट लेक्चर को बनाने की जो पीछे जो रियल मोटिव है वो ये है. ठीक है, और इस तरह के पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सभी चैप्टर्स के सिंगल शॉट आपको मेरी एंड्रॉयड ऐप मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स पर मिल जाएंगे, या मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, या व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे, या मेरी वेबसाइट पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, सभी प्लेटफॉर्म्स पर ये अवेलेबल है. तो अगर आप चाहें तो उनका बेनिफिट उठा सकते हैं. ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स एंड दैट इज इंट्रोडक्शन. आपके अगर आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे हो तो आपको ये बहुत छोटा छोटा लग रहा होगा और आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या लिखा हुआ है. बट यू जस्ट डोंट नीड टू वरी, दिस इज सिंपली द लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो मुझे आपको करवाना है. मैं इस पे से देखता रहूंगा और वो जो टॉपिक्स हैं वो आपको संक्षेप में, शॉर्ट में आपको समझाता रहूंगा. और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो नोट्स जो है वो सारे के सारे नोट्स आपको मेरी मोबाइल ऐप पे और मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे. आप वहां से मतलब उन्हें डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं. ठीक है, तो बेसिकली द फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन एंड शुरुआत करते हैं थर्मोडायनेमिक्स से. दैट व्हाट रियली इज थर्मोडायनेमिक्स. हम सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स. द क्वेश्चन इज इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स है क्या. सो बेसिकली इट इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर. ठीक है, इट इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर और सिस्टम. तो बेसिकली आप पूरी थर्मोडायनेमिक्स में आप देखोगे कि यहाँ से एनर्जी निकल रही है और वहां जा रही है. ठीक है, मतलब या तो हीट ट्रांसफर हो रहा होगा या वर्क ट्रांसफर हो रहा होगा, दोनों एनर्जी की कैटेगरी में आते हैं. तो उसका जो आपका सिस्टम है उसके ऊपर क्या असर पड़ रही है, सारी चीजें हम इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं. तो बेसिकली मतलब इसके अंदर जितने भी लॉज आप देखोगे, मतलब फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, जीरोथ लॉ, जो आप देखोगे मतलब ये इनके कोई प्रूफ्स नहीं है. दीज आर द रियल लाइफ ऑब्जर्वेशंस. ये सारी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की ऑब्जर्वेशंस हैं जिन्हें हमने लॉज का रूप दिया है. ठीक है, और मतलब इनकी कोई एक्सेप्शंस नहीं मिले तो हमने इनको लॉज का नाम दिया. और बेसिकली क्या है कि एनर्जी के कन्वर्जन को एफिशिएंटली कैसे किया जा सकता है, क्योंकि आप देखोगे मतलब जैसे आप गाड़ी में तेल डाल रहे हो, ठीक है, वो तेल जल रहा है, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, गाड़ी आगे चल रही है. ठीक है, ऐसे टर्बाइंस वगैरह में मतलब वहां पर आप जैसे पानी सप्लाई कर रहे हो या स्टीम सप्लाई कर रहे हो, वर्क प्रोड्यूस हो रहा है. तो मतलब किस तरह से एनर्जी के कन्वर्जन को एफिशिएंटली किया जा सकता है, ये हमारा मेन इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स का जो मोटिव है वो ये है. ठीक है, तो अब यहाँ पर जब बात करते हैं इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स की, तो ये इसके अंदर जो स्टडी है वो दो तरह की आती है. द फर्स्ट वन इज मैक्रोस्कोपिक स्टडी एंड द सेकंड वन इज माइक्रोस्कोपिक स्टडी. मतलब मैक्रोस्कोपिक या जिसे हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स से बोलते हैं, एंड माइक्रोस्कोपिक जिसे हम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स से बोलते हैं. तो मैक्रोस्कोपिक या क्लासिकल में बेसिकली क्या होता है, आप मतलब क्या करते हो, यू कंसिडर मैटर. ठीक है, मैटर है और उसका इतना टेम्परेचर है, इतना प्रेशर है, इतना वॉल्यूम है, बात खत्म. ठीक है, अब स्टैटिस्टिकल में या फिर माइक्रोस्कोपिक में क्या होता है, यू कंसिडर मैटर एज अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, कि जो मैटर है दैट इट इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स, और हर मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, हर मॉलिक्यूल की अपनी इंडिविजुअल एनर्जी है, अपना इंडिविजुअल टेम्परेचर है, उसकी अपनी इंडिविजुअल वेलोसिटी है, हर मॉलिक्यूल की एक अपनी वैल्यू है. ठीक है, और अगर आपको पूरे मैटर का अगर टेम्परेचर निकालना है या एनर्जी कंटेंट निकालना है तो आपको हर मॉलिक्यूल के इंडिविजुअल टेम्परेचर्स का एवरेज करना होगा. या अगर आपको टोटल एनर्जी निकालनी है तो आपको हर मॉलिक्यूल की मतलब इंडिविजुअल एनर्जी को आपको स्टडी करना होगा. ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड माइक्रो. और स्टैटिस्टिकल मतलब आप उसको क्या है, मैथमेटिकली आप एनालाइज कर रहे हो हर मॉलिक्यूल की इंडिविजुअल वैल्यू को लेकर. ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक में मतलब हम कुछ नहीं, अगर प्रेशर इतना है तो है. माइक्रोस्कोपिक में क्या होगा, प्रेशर क्या है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया. तो एक मॉलिक्यूल है वो जाकर दीवार से टकरा रहा है, वापसी आ रहा है, वो कितना फोर्स लगा रहा है, उसका कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है, पर यूनिट एरिया कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है, और उस हिसाब से प्रेशर निकालोगे. सो दैट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि माइक्रोस्कोपिक हम स्टडी करते ही नहीं. ठीक है, बिकॉज हमारी जो इंजीनियरिंग की
जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, जो रियल लाइफ में हम फेस करते हैं, मतलब वो सारी माइक्रोस्कोपिक से बड़े आराम से सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो आपको इंडिविजुअली हर मॉलिक्यूल को स्टडी नहीं करना पड़ता। नाउ द क्वेश्चन इज कि फिर माइक्रोस्कोपिक की ज़रूरत क्या है? बेसिकली बहुत ज़्यादा हाइट पर, एक्सेसिवली हाई हाइट पर, जहाँ पर मतलब डेंसिटी जो है वो बहुत कम होती है, वहाँ पर मतलब एक एक मॉलिक्यूल की एनर्जी को आपको कंसिडर करना पड़ता है, बिकॉज एवरेजिंग ये तब काम करती है जब व्हेन द नंबर इज रियली वेरी लार्ज। पर अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है तो एवरेजिंग आपको सही रिजल्ट नहीं देगी, ठीक है। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू कंसिडर ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हाइट पर यहाँ पर जहाँ पर वैक्यूम जैसी कंडीशन, वैक्यूम नहीं कह रहा, वैक्यूम जैसी कंडीशन, बहुत लो प्रेशर है, ऐसी जगहों पर, या मतलब जो ये मतलब रॉकेट्स वगैरह से रिलेटेड जो एनालिसिस होता है, वहाँ पर हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी का प्रयोग करते हैं। पर हमारी इंजीनियरिंग में एज अ मैकेनिकल इंजीनियर मतलब हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स से, मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स से हम काम चलाते हैं। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स है उसकी जितने भी रिजल्ट्स हैं वो आप माइक्रोस्कोपिक स्टडी से निकाल सकते हो। मतलब जो हमारे रिजल्ट्स हैं मैक्रोस्कोपिक वाले, क्लासिकल वाले, वो सारे आप माइक्रोस्कोपिक से भी निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, आइए बात करते हैं, अब हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम सराउंडिंग्स बाउंड्री, ठीक है। तो भाई बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, जिस चीज को आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर और द रीजन ऑफ स्पेस। अब यहाँ पर क्या बोला है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर और द रीजन ऑफ स्पेस जिससे आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, दैट इज व्हाट इज नोन एज सिस्टम, उसे बोलते हैं सिस्टम। और उसके अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है दैट इज व्हाट इज नोन एज अ बाउंड्री, ठीक, एज सराउंडिंग्स। और इन दोनों को सेपरेट करने वाली क्या होती है, बाउंड्री, ठीक है। तो जिस चीज को हम स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो क्वांटिटी ऑफ मैटर है या फिर वॉल्यूम है, दैट्स कॉल्ड सिस्टम। उसके अलावा जो कुछ भी है दैट इज सराउंडिंग्स और एनवायरमेंट, और उन दोनों को सेपरेट करने वाली होती है बाउंड्री, ठीक है। अब जो बाउंड्री है इट कैन बी फिक्स्ड और मूविंग। मतलब अब जैसे कोल्ड ड्रिंक का कैन रखा हुआ है, अब उसकी जो उसका वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हो रहा, द बाउंड्री इट इज फिक्स्ड। बट अगर एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट की अगर हम बात करें, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट की, तो उसमें पिस्टन जो है वो टू एंड फ्रो मूव कर सकता है। सो जो वहां पर बाउंड्री है इट कैन मूव, ठीक है, वो मूव कर सकती है। अब जब आप सिस्टम को और सराउंडिंग्स को दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है, देन यू गेट यूनिवर्स, ठीक है, आपको पूरा क्या यूनिवर्स मिलता है। समझ आ रहे हैं यहाँ तक? अब तीन तरह की सिस्टम्स होते हैं, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है क्या, वी हैव अ क्लोज सिस्टम, वी हैव ओपन सिस्टम एंड वी हैव आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो क्लोज सिस्टम, जैसे मैंने कोल्ड ड्रिंक की कैन की बात करी, कोल्ड ड्रिंक का कैन है, ठीक है, आप इसे फ्रिज में रख दोगे, ये ठंडा हो जाएगा, बाहर रख दोगे गर्म हो जाएगा। फ्रिज में रखने से क्या है, अंदर की सारी गर्मी बाहर निकल जाती है, ठीक है। और बाहर रखोगे तो बाहर, क्योंकि बाहर सराउंडिंग्स का टेम्परेचर ज़्यादा है, कोल्ड ड्रिंक के कैन का टेम्परेचर कम है, तो बाहर से जो गर्मी है वो एक तरह से अंदर जा रही है, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या चीज़ है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है थ्रू द बाउंड्री पर, क्योंकि एक कंटेनर जो है, कैन जो है, सील्ड है, मैटर ये फ्लो नहीं कर सकता, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज अ क्लोज्ड सिस्टम। अगर ओपन सिस्टम की बात करें, फॉर एग्जांपल वी हैव कंप्रेसर, वी हैव पंप्स, वी हैव टरबाइंस, ठीक है। तो जो ये टरबाइंस होती हैं, ठीक है, उसमें मतलब आपने एक वॉल्यूम कंसिडर कर लिया, अब उसके अंदर मैटर जा रहा है और उससे बाहर मैटर निकल रहा है, ठीक है। एंड वी हैव अ शाफ्ट, यहाँ से जो वर्क है, वर्क वो बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो शाफ्ट वर्क बाहर निकल रहा है। मोरोवर अगर आपके घर में पानी की मोटर होती है, अगर आप उस पर हाथ रखते हो, ठीक है, तो यू फील कि वो गर्म हो रहे हैं, तो उसमें से गर्मी बाहर निकल रही है, ठीक है। सो जो मतलब एनर्जी का भी आदान प्रदान हो रहा है, मैटर अंदर जा रहा है, बाहर निकल रहा है, एनर्जी भी अंदर जा रही है, बाहर जा रही है। बिजली जो है मतलब वो अंदर जा रही है पानी की मोटर में, या मतलब यहाँ पर जैसे कोई टरबाइन है, वहां से वर्क बाहर निकल रहा है। सो ओपन सिस्टम के अंदर मतलब मास का और एनर्जी का दोनों का एक्सचेंज होता है। क्लोज सिस्टम के अंदर सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होता है, मास का एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है। देन वी हैव आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब ये तो यूनिवर्सल एक एग्जांपल है, वो चाय वाली जो केटल होती है, ठीक है, कॉफी की जो फ्लास्क है, ठीक है, दैट इज व्हाट इज नोन एज एन आइसोलेटेड सिस्टम। ना तो बाहर से अंदर गर्मी आ जा रही है, ठीक है, ना मास अंदर से बाहर आ जा सकता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट इज नोन एज एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। मैं बीच बीच में ना चेक करता रहता हूँ कि रिकॉर्डिंग चल रही है ना, बिकॉज एक दो बार हुआ ऐसा कि रिकॉर्डिंग का बटन दबाना भूल गया था, ठीक है। So these are three types of system. And then अभी भी मैंने यहाँ पर एक बात करी कि this is an open system. We have a turbine, we have a compressor, we have a pump. तो मैंने कहा कि इसके बाहर ये एक वॉल्यूम है
जिसके अंदर मास जा रहा है बाहर निकल रहा है, जिसके अंदर एनर्जी जा रही है बाहर निकल रही है। सो दिस वॉल्यूम जिसके अंदर मतलब जिसको आप स्टडी कर रहे हो, जिसके अंदर मास का या एनर्जी का एक्सचेंज हो रही है, जो वॉल्यूम है दैट इज व्हाट इज नोन एज कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, और जो इस वॉल्यूम का वॉल्यूम होता है कोई, उसका बाहर सरफेस होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यू हैव अ क्यूब, अगर क्यूब है, सिलेंडर है, तो बाहर का जो सरफेस है, ठीक है, तो ये जो कंट्रोल वॉल्यूम है जिसमें मास का एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, जिसे आप स्टडी कर रहे हो, इस वॉल्यूम का जो सरफेस है दैट इज व्हाट इज नोन एज अ कंट्रोल सरफेस। कंट्रोल सरफेस। ठीक है, अब गौर करने वाली बात यह है कि प्रैक्टिकली मतलब ओपन सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम एक ही चीज है। ठीक है, ओपन सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम एक ही चीज है, मतलब एक ही चीज के हमने दो नाम दे रखे हैं। आप ओपन सिस्टम बुला सकते हो, आप उसी चीज को कंट्रोल वॉल्यूम भी बुला सकते हो। सिमिलरली कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि आप एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ मैटर को आप मतलब स्टडी कर रहे हो। फॉर एग्जांपल यू हैव 5 किलोग्राम ऑफ अ गैस। ठीक है, तो कोई सपोज कीजिए कि कोई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। ठीक है, कोई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ठीक है, उसके अंदर 5 किलोग्राम गैस है और आप उसे स्टडी कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ मैटर इट इज फिक्स्ड, ना वो कम हो सकती है ना वो ज्यादा हो सकती है। सो नाउ दिस, जब आप एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ मैटर को स्टडी कर रहे हो देन इट बिकम्स अ क्लोज सिस्टम। तो ये क्या बन जाता है? एक क्लोज सिस्टम। ठीक है, तो ये हमने बात करी कंट्रोल वॉल्यूम और कंट्रोल सरफेस की। नाउ कम्स थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट, पाथ, प्रोसेस एंड साइकिल। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं आपसे अभी आपसे पूछूं कि आप अपने आसपास की हवा को डिस्क्राइब कीजिए, आप जिस रूम में बैठे हैं, तो में भी आप कह सकते हैं कि हवा का जो प्रेशर है इट इज 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, या फिर आप हवा का टेम्परेचर बता सकते हैं जो भी है, 30 डिग्री सेल्सियस, 40, 25, वट एवर इट इज। ठीक है, और आप में भी वॉल्यूम बता सकते हैं कि हवा का इतना वॉल्यूम है। तो ये सारे करेक्टरिस्टिक्स जिनका आप प्रयोग करते हैं किसी भी सिस्टम की स्टेट को बताने के लिए, उसकी कंडीशन को बताने के लिए। ठीक है, दीज आर व्हाट आर नोन एज प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब यहां पर मैंने एक और वर्ड भी डिफाइन कर दिया, दैट इज व्हाट इज नोन एज स्टेट ऑफ अ सिस्टम। स्टेट ऑफ अ सिस्टम दैट बेसिकली मींस कंडीशन ऑफ अ सिस्टम, कि सिस्टम की कंडीशन कैसी है। ठीक है, तो बेसिकली प्रॉपर्टीज क्या है? सिस्टम की कंडीशन को, सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए हम जिन वेरिएबल्स का यूज करते हैं दे आर व्हाट आर नोन एज प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब डेफिनेट स्टेट क्या होता है? जब आपको किसी सिस्टम की कंडीशन को प्रिसाइजली पता होता है, आपको उसकी जो मतलब वेरिएबल्स हैं उसकी जो फिक्स्ड है कि हाँ इस प्रेशर की इतनी वैल्यू, टेम्परेचर की इतनी वैल्यू, वॉल्यूम की इतनी वैल्यू है, देन when you precisely know the state, the variables of the system is said to be in a definite state. ठीक है, कि हमारा जो सिस्टम है उसकी कंडीशन कुछ इस प्रकार है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि आपने किसी चीज को गर्म किया, उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, तो पहले उसके वेरिएबल्स अलग थे, बाद में उसके वेरिएबल्स अलग हो गए। पहले उसकी कंडीशन अलग थी, बाद में अलग हो गई। पहले उसके जो स्टेट था वो अलग था, बाद में अलग हो गया। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज चेंज ऑफ स्टेट, कि जो सिस्टम है उसकी जो स्टेट है चेंज हो रही है। ठीक है, अब यहां से जैसे मतलब आपने मतलब यहां पर कोई भी प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ या कोई भी ग्राफ है आपके पास, तो आप यहां पहले आपका प्रेशर इतना था, वॉल्यूम इतना था, बाद में प्रेशर इतना हो गया, वॉल्यूम इतना हो गया। ठीक है, तो आप मतलब जिस भी पाथ से आप जा रहे हो, जो भी सक्सेशन ऑफ स्टेट जिसे हम बोलते हैं, जो भी आप बोल रहे हो, जिस भी पाथ से आप जा रहे हो दैट इज व्हाट इज नोन एज पाथ। ठीक है, ये जो सक्सेशन ऑफ स्टेट्स है, पहले यहां से यहां आया, यहां से आया, यहां से आया, यहां आया, ऐसे ऐसे करके आप यहां से यहां तक पहुंचे, दिस इज व्हाट इज नोन एज पाथ। ठीक है, बात ये है कि कई बार क्या होता है कि आपको पाथ पता होता है कि आप किस रास्ते से यहां पहुंचे हो, और कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जिसमें आपको नहीं पता होता कि आप यहां से यहां पहुंचे हो। ठीक है, कैसे पहुंचे हो। ठीक है, तो बीच की कई बार स्टेट्स आपको नहीं मालूम होती। तो जब आपको पाथ जो है वो प्रिसाइजली पता होता है कि आपने क्या रास्ता फॉलो किया है, दिस इज व्हाट इज नोन एज अ प्रोसेस। इसे क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। समझ आ रही है चीज? ठीक है, तो बेसिकली मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम पढ़ेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, मतलब आप यहां से यहां जा रहे हो, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, आप यहां से यहां जा रहे हो, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरह के अलग अलग तरह के प्रोसेसेस होते हैं जिसमें आपको पता होता है कि आपके जो सिस्टम की स्टेट चेंज हुई है उसने क्या रास्ता फॉलो किया। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं प्रोसेस। समझ आ रहा है? और जब आपका इनिशियल और स्टार्टिंग, इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट, मतलब यहां से यहां गए और फिर घूम के वापसी यहां पर आ गए। ठीक है, मतलब जिस पॉइंट से शुरू हुए थे उसी पॉइंट पर घूम
फिर के वापस आ गए. दिस इज व्हाट इज नोन एज अ साइकिल. इसे क्या बोलते हैं? साइकिल. ठीक है. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द नोट्स. ठीक है. नोट्स जो है आपको मेरी एंड्रॉयड ऐप मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स पर मिल जाएंगे. ठीक है. टेलीग्राम चैनल वगैरह पर सब प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, पर वहाँ पर आपको ढूंढने पड़ेंगे. ठीक है. क्योंकि बहुत सारी पोस्ट्स डली होती हैं. पर अगर आप मेरी एंड्रॉयड ऐप पे जाओगे तो वहाँ पर आपको पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मेरी वेबसाइट पे और मेरी एंड्रॉयड ऐप पे मिल जाएगा. ठीक है. और अगर समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो भी है नीचे कमेंट्स में मेंशन कर देना. ठीक है. अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक ज़रूर करना. ठीक है. और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि मतलब मेरा एक मोटो है वो ये कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहता हूँ. ठीक है. तो रिक्वेस्ट है कि मेरा कोई भी फ्री लेक्चर आपको पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और पेड लेक्चर्स, पेड कोर्सेज रिकमेंड करें पर शेयर ना करें. ठीक है ना. ओके. सो दीज वर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज. ठीक है. अब आइए बात करते हैं. अब जो प्रॉपर्टी की बात हो रही, जैसे प्रेशर बताया, टेम्परेचर बताया, वॉल्यूम बताया, एनर्जी बताया. Let's these properties, they are basically of two types. The first one are the intensive properties and the second one are the extensive property. तो intensive property ये basically क्या होता है कि जब आपकी प्रॉपर्टी मास पर डिपेंड नहीं करती. ठीक है. मास पर डिपेंड नहीं करती देन इट इज कॉल्ड एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. और जब ये मास पर डिपेंड करती है देन इट इज कॉल्ड एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. फॉर एग्जांपल वी हैव अ रूम. एक रूम है हमारे पास, उसके अंदर हवा भरी हुई है. ठीक है. उसके अंदर कोई गैस है. अब अगर मैंने इसके पार्टीशन कर दिया, आप देख सकते हो दीज आर 3 अनइक्वल पार्टीशंस. ठीक है. मैंने एक रूम था, उसके मैंने मतलब पार्टीशंस कर दिए. दिस इज पार्टीशन नंबर 1, दिस इज पार्टीशन नंबर 2 एंड दिस इज पार्टीशन नंबर 3. ठीक है. तो अब यहाँ का पहले हवा का टेम्परेचर था T, प्रेशर था P, वॉल्यूम था V. अब यहाँ का टेम्परेचर क्या है? T. यहाँ का टेम्परेचर क्या है? T. पार्टीशन होने के बाद यहाँ का टेम्परेचर क्या है? T. यानी कि पार्टीशन करने से हवा की गैस की क्वांटिटी कम करने से कोई फर्क नहीं पड़ा टेम्परेचर के ऊपर. सो इट इज अ प्रॉपर्टी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास. सो इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. सेम इज विद प्रेशर. कमरे की हवा का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर. तो बाद में अगर आप कमरे के अंदर एल्यूमिनियम के अगर पार्टीशन करवा दें, ठीक है, तो भी हर पार्टीशन का जो प्रेशर है वो इट विल रिमेन 1 एटमॉस्फेयर. ठीक है. तो प्रेशर इज ऑल्सो एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. पर अगर आप गौर करें, जो पार्टीशन के अंदर हवा है, पहले टोटल वॉल्यूम V था, अब यहां पर आ गया V1, यहां पर आ गया V2, यहां पर आ गया V3, अलग हो गया. ठीक है. सो मतलब चेंज हो गया ना. सो इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. समझ आया? ऐसे ही अगर आप गैस का एनर्जी कंटेंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ का अलग होगा, यहाँ का अलग होगा, यहाँ का अलग होगा. सो एनर्जी या एंथैल्पी हो गई, आगे चल के पढ़ेंगे सारा कुछ. दीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, या मास पे डिपेंड कर रहे हैं. ठीक है. सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी which is independent of mass and extensive property is a property that is dependent on mass or quantity of matter. समझ आ रहा है? ठीक है. अब यहाँ पर एक कहानी बड़ा जबरदस्त ट्विस्ट है. ठीक है. वो क्या? there is something known as specific extensive property. ठीक है. यानी कि extensive property per unit mass. ठीक है. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास. जैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया, या फिर डेंसिटी हो गई, या फिर स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी हो गई, स्पेसिफिक एंथैल्पी हो गई. आगे चल के चीज़ें पढ़ाऊंगा मैं आपको. तो ये सारी क्या है? ये चीज़ें हैं एनर्जी पर यूनिट मास. ठीक है. अब इनका तीनों कैबिन्स का वॉल्यूम अलग अलग है, पर अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम देखेंगे हवा का, मतलब वॉल्यूम पर किलोग्राम ऑफ गैस, तो वो तीनों केस में क्या रहेगा? सेम रहेगा. ठीक है. सो स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज दे आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी. क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, आपने मतलब पहले ही डिफाइन कर दिया कि भाई मतलब मैं पर किलोग्राम ऑफ गैस बात कर रहा हूं, पर किलोग्राम ऑफ गैस. तो जब आप बात कर रहे हो पर किलोग्राम ऑफ गैस, ठीक है, वॉल्यूम पर किलोग्राम ऑफ गैस, एनर्जी पर किलोग्राम ऑफ गैस, ठीक है, तो ऐसे में मतलब मास तो डिपेंड ही नहीं करेगा. 5 किलो है 10 किलो, वॉल्यूम पर किलोग्राम ऑफ गैस तो उतना ही रहेगा. ठीक है. उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. सो स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज दे आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी. मोर ओवर, इसी चीज को थोड़ा सा और अगर आगे बोले, रेशियो ऑफ 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. मतलब आप 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ले रहे हो, ठीक है, उनका रेशियो आप निकाल रहे हो, इट विल बिकम एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. ठीक है.
आपके पास टाइम अगर कम है तो आप ये सिंगल शॉर्ट लेक्चर्स देखिए और सब कुछ सीख लीजिए, ठीक है। आपका कोई वाइवा है, कुछ ही दिनों में आपका एग्जाम है या फिर कल सुबह आपको पेपर देना है, ठीक है, यू कैन वॉच दिस लेक्चर। अदरवाइज आई स्ट्रांगली रिकमेंड डिटेल लेक्चर्स जो है वो मेरी मोबाइल ऐप, मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं सारे। आप डिटेल में अगर आप देखें तो आपको अलग ही मज़ा आएगा, ठीक है। अब अगर टाइम कम है तो आप इसी से काम चलाइए, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। नेक्स्ट इज फेज की बात करते हैं। फेज, व्हाट डू यू मीन बाय फेज, ठीक है। बेसिकली फेज का क्या है मतलब, अ क्वांटिटी ऑफ मैटर दैट हैज गॉट अ यूनिफॉर्म होमोजेनियस बोलते हैं इसे, यूनिफॉर्म, ठीक है, केमिकल कॉम्पोजिशन एंड फिजिकल स्ट्रक्चर थ्रू आउट। मतलब क्या चीज है कि यहाँ पर मतलब जैसे यू हैव अ मैटर जिसका केमिकल कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सेम है, एवरीवेयर केमिकल कॉम्पोजिशन इज सेम एंड फिजिकल स्ट्रक्चर इज ऑल्सो सेम। फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, वो भी सेम है, ठीक है। दैट इज व्हाट इज नोन एज अ फेज, ठीक है। अब मैटर जो है वो 3 फेजेस में एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है, हम सब जानते हैं, ठीक है। सॉलिड लिक्विड गैस 3 फेजेस में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। अब मतलब अब मैं बता देता हूँ आपको कि अगर जैसे अगर यहाँ पर सिर्फ वेपर है या सिर्फ लिक्विड वाटर या फिर सिर्फ सॉलिड आइस है, देन इट विल बी अ सिंगल फेज। पर अगर आपके पास वाटर और वाटर वेपर 2 चीजें, देन दैट विल बी 2 डिफरेंट फेजेस। केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है, वो आप सही कह रहे हो, ठीक है। बट द थिंग इज कि लिक्विड वाटर का फिजिकल स्ट्रक्चर अलग होगा, जो वेपर है उसका फिजिकल स्ट्रक्चर अलग होगा, ठीक है। सो दीज विल बी 2 डिफरेंट फेजेस, ठीक है। सो फेज क्या होता है, इट इज बेसिकली होमोजेनियस इन केमिकल कॉम्पोजिशन एंड फिजिकल स्ट्रक्चर। क्लियर हो रहा है भाई? अगर समझ आ रहा है तो प्लीज नीचे कमेंट्स में एक बार पॉज करके नीचे कमेंट्स में मेंशन कर देना कि हाँ जी सर समझ आ रहा है। बिकॉज किसी भी टीचर के लिए जो मतलब पढ़ा रहे हैं, मतलब यूर कमेंट्स, ठीक है, दे आर अवर ओनली मोटिवेटिंग फोर्स, ठीक है। हमारी ओनली मोटिवेटिंग फोर्स जो है वो आप लोगों के कमेंट से हमें पता चलता है कि किसी बच्चे ने देखा है, इस वीडियो को यूज़ किया है, ठीक है। तो मन करता है कि यार और आप लोगों के लिए कुछ किया जाए, कुछ और नए इनिशिएटिव्स लाए जाए, ठीक है। पर इसके लिए आपका थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। समझ आ रहे? देन वी हैव अ होमोजेनियस सिस्टम एंड हेटेरोजेनियस सिस्टम। अगर एक ही सिंगल फेज है देन इट इज अ होमोजेनियस सिस्टम, और अगर आपके पास मतलब मल्टीपल फेजेस आ रहे हैं देन इट इज अ हेटेरोजेनियस सिस्टम। समझ आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट इज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या चीज है कि अगर आप किसी सिस्टम को उसकी सराउंडिंग से अलग करते हैं, ठीक है, अगर आप किसी सिस्टम को उसकी सराउंडिंग से अलग करते हैं, ठीक है, और तब भी उस सिस्टम के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता किसी भी प्रकार का, ठीक है, मतलब जिस चीज को आप स्टडी करो दैट इज सिस्टम, उसके अलावा जो कुछ भी है सराउंडिंग्स, अब वो दोनों एक दूसरे से किसी ना किसी तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपने वो इंटरेक्शन बंद कर दिया, आपने उस सिस्टम को सराउंडिंग से अलग कर दिया, ठीक है, और तब भी अगर मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, सिस्टम जैसा है अगर वैसा ही रहता है, देन इट इज व्हाट इज नोन एज द सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। अभी जो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 कंपोनेंट्स, ठीक है। वी हैव मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, वी हैव केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, एंड वी हैव थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के अंदर मतलब जो देयर आर नो अनबैलेंस्ड फोर्सेस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स एंड द सिस्टम इटसेल्फ, ठीक है, कि सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में किसी भी तरह का कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होना चाहिए, और सिस्टम के अंदर भी अपने आप में कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि मतलब उसके अंदर कोई अनबैलेंस फोर्स हो, कोई अनबैलेंस टॉर्क लग रहा हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब अगर ऐसा हो रहा है कि कोई अनबैलेंस फोर्स या टॉर्क नहीं लग रहा ना सिस्टम के अंदर ना सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में आपस में, देन इट इज सेड टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। एंड वे केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए 2 कंडीशंस है। पहला, सिस्टम के अंदर किसी तरह का कोई केमिकल रिएक्शन ना चल रहा हो, ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन ना चल रहा हो, ठीक है। दूसरा, किसी तरह का मास ट्रांसफर ना हो रहा हो सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में, या फिर सिस्टम के अंदर ही अंदर एक जगह से दूसरी जगह, जैसे मास के ट्रांसफर, जैसे डिफ्यूजन हो गया, ठीक है, तो एक मास सिस्टम के अंदर इधर से इधर जा रहा है या अंदर से सिस्टम से बाहर निकल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है देन द सिस्टम इट इज इन केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और उसके बाद तीसरा है हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, नाम से पता चल रहा है मतलब कि किसी तरह का एनर्जी का, हीट का एक्सचेंज ना हो रहा हो सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में, या फिर सिस्टम के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह पे, एक जगह से दूसरी जगह पे से कैसे, जैसे मतलब सपोज कीजिए यू हैव अ रॉड,
एक साइड गर्म है, दूसरी साइड ठंडी है। अब उसमें क्या होगा कि जो हीट है वो हॉट साइड से कोल्ड साइड में फ्लो करेगी। तो अभी फ्लो हो रहा है, ये मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं है। समझ आ रही है चीज? ठीक है। तो ये तीन तरह के इक्विलिब्रियम्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज मैकेनिकल, द सेकंड वन इज केमिकल एंड थर्ड वन इज थर्मल। और जब ये तीनों इक्विलिब्रियम कोई सिस्टम अटेन कर लेता है देन इट इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब बात ये कि मतलब ये यहाँ पढ़ने की जरूरत क्या है इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स के अंदर? ठीक है, उसका रीजन ये है कि जो थर्मोडायनेमिक्स है इट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, मतलब सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में होता है हम उसे तभी स्टडी करते हैं। उस एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल वी हैव एन आयरन रॉड, ठीक है, जिसमें यहाँ का टेम्परेचर है 90 डिग्री सेल्सियस और यहाँ का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऑफ कोर्स बीच में टेम्परेचर 90 से 20 तक चेंज हो रहा होगा। अब मैं अगर आपको बोलूँ कि ये रॉड हमारा सिस्टम है, बताइए इसका टेम्परेचर क्या है, आप बता ही नहीं पाओगे। ठीक है, आप बोलोगे सर एक साइड 90 एक साइड 20 है, भी एवरेज लूँ क्या करूँ, इस तरह के क्वेश्चन मार्क्स आपके दिमाग में आएंगे। देयर विल बी नो डेफिनेट वैल्यू। ठीक है, जो आप एक सिस्टम का टेम्परेचर ही नहीं बता पाओगे तो आप थर्मोडायनेमिक्स तो क्या लगाओगे। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, हम उसी सिस्टम को एनालाइज करते हैं जो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है, जो इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है। बल्कि इसके ऊपर ना आगे चल के एक थर्मोस्टैटिक्स का एक वो भी आता है कि आप नाम दे रहे हो थर्मोडायनेमिक्स और आप कह रहे हो कि मैं इक्विलिब्रियम वाले सिस्टम को जो मतलब रुका हुआ है मैं उसे स्टडी कर रहा हूँ। ठीक है, तो नाम तो थर्मोस्टैटिक्स होना चाहिए और बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, थर्मोस्टैटिक्स इसका ओरिजिनली नाम होना चाहिए, पर एक्चुअली क्या चीज़ है कि ये तो बातें किताबों की, जो रियल लाइफ की बात है वो ये कि जो हीट है वो तो फास्ट चलती है, मतलब यहाँ से वहाँ जा रही है, मूव कर रही है। इट्स नॉट अ स्लो प्रोसेस, ये फाइनाइट टाइम में हो जाता है। तो जो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम जो लॉज वगैरह लगाते हैं, ये बात सच है कि वो डिराइव किए गए हैं, बनाए गए हैं, या मतलब जितनी भी कैलकुलेशन की गई है वो उन्हीं सिस्टम्स के लिए की गई है जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर हैं, उन्हीं सिस्टम्स के लिए, उन्हीं सिचुएशंस के लिए की गई है। बट दे गिव गुड आंसर्स फॉर प्रैक्टिकल सिचुएशंस आल्सो। ठीक है, जो मतलब प्रैक्टिकल रियल लाइफ सिचुएशंस है जिसमें मतलब इधर से उधर जा रहा है, हीट टेम्परेचर इसका बढ़ रहा है इसका घट रहा है, उनके लिए वो ऑलमोस्ट सही आंसर देते हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई मतलब नाम सब्जेक्ट का थर्मोडायनेमिक्स रखना कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है। ठीक है, होना थर्मोस्टैटिक्स चाहिए था। ठीक है, मतलब रुके हुए सिस्टम को आप एनालाइज कर रहे हो बट थर्मोडायनेमिक्स भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ आ रहे हैं यहाँ तक? तो ओके, अब यहाँ पर एक वर्ड भी आता है जब आप पढ़ते हो ना चैप्टर नंबर 1, देयर इज समथिंग नोन एज थर्मोडायनेमिक वॉल, जिसमें से हीट ट्रांसफर हो पा रही है। ठीक है, ओके, देन एक नई चीज आती है, जैसे मैं अभी हम बात करते हैं स्लो। ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, क्वाजी मींस ऑलमोस्ट, स्टैटिक मतलब रुका हुआ। ठीक है, ये तो यूनिवर्सल एग्जांपल है, आपने जरूर पढ़ा होगा, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया होगा तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा आपने तो यू हैव सिलेंडर, एक सिलेंडर है आपके पास, उसमें ये पिस्टन रखा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर गैस भरी हुई प्रेशर पे और ऊपर मास रखा हुआ है 5 किलोग्राम। ठीक है, तो आपने मतलब ये अभी सिस्टम की सिचुएशन है P1 V1 T1, आपने एकदम से मास उठा दिया, अब ऊपर से वेट गायब हो गया तो नीचे गैस प्रेशर पे दे, पिस्टन सीधा धाड़ जाके ये जो स्टॉपर्स हैं इन पे बजेगा। एंड द नेक्स्ट सिचुएशन इट विल बी P2 V2 T2 एकदम से। ठीक है, मतलब यहां से क्या, यहां पर था पहले, मतलब ये आ गया फर्स्ट स्टेट और यहां से सीधा यहां पर पहुंच गया सेकंड स्टेट, सीधा मतलब यहां से सीधा यहां। अगर मैं आपसे पूछूं कि बीच में किस किस स्टेट को वो फॉलो किया है, यहां से कैसे गया, यू डोंट नो, आपको नहीं पता कि वो यहां से यहां कैसे पहुंचा, यू डोंट नो। ठीक है, मतलब पहले आपने देखा वो यहां था, वेट उठाया, दूसरी बार आपने देखा तो वो यहां था। ठीक है, तो इट इज एन एक्सट्रीमली फास्ट प्रोसेस, एकदम से इंस्टेंटली हो गया ये। ठीक है, पर अगर आप सपोज कीजिए कि यहाँ पर 5 किलोग्राम सैंड रखा हो, सैंड, ठीक है, सैंड रखो 5 किलोग्राम, या फिर वेट्स रखे हो छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे मतलब 50 ग्राम्स के या 100 ग्राम्स के कुछ ऐसे वेट रखे हो। ठीक है, तो या सैंड वैसे थ्योरेटिकली बेटर एग्जांपल रहेगा, और आप थोड़ा थोड़ा रेत आप उठाकर नीचे रख रहे हो थोड़ा थोड़ा, तो आपने पहले उठाया, सिस्टम यहाँ से यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, फिर दोबारा सैंड रिमूव किया, यहाँ पहुंचा, ऐसे धीरे 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 वो यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। एंड दिस टाइम यू नो, आपको पता है कि उसने क्या पाथ फॉलो किया। ठीक है, दिस टाइम यू नो कि आपने उसने क्या पाथ फॉलो किया। ठीक है,
सो दिस इज व्हाट इज नोन एज क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस. क्वाजी मीन्स ऑलमोस्ट, स्टैटिक मीन्स रुका हुआ. तो ये जो है अब यहां से यहां गया, फिर यहां गया, यहां पर ऑलमोस्ट हर स्टेप पे जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है वो बना रहता है. देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्रेडियंट, मतलब डिफरेंस है. ठीक है, वो डिफरेंस इस सिचुएशन में बहुत कम रहता है. पहले केस में डिफरेंस बहुत ज्यादा था. अभी 5 किलो का बटा रखा है, आपने हटाया, पिस्टन सीधा धाड़ ऊपर जाके बजा. ठीक है, पर इस केस के अंदर आप थोड़ा थोड़ा करके रख रहे हो. ठीक है, तो यहां से यहां गया, वो धीरे 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 जा रहा है. ठीक है, दिस इज एक्सट्रीमली स्लो एंड यू नो कि उसने क्या पाथ फॉलो किया है. ठीक है, वो आपको पता होता है. ठीक है ना, you know the whole process, and this is what is known as quasi-static process. And these processes they are also known as reversible processes. ठीक है, reversible process में आपको बताया था जिस प्रोसेस को आप रिवर्स कर सकते हो. ठीक है, तो विदाउट, और वो प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा. पहली स्टेट से दूसरी स्टेट में गए थे, आप दूसरी से पहली में आ जाओगे, और यूनिवर्स के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी निशान नहीं रहेगा. मतलब यहां से यहां गए आप. ठीक है, तो सपोज कीजिए 50 जूल हीट रिलीज हुई, तो यहां से अगर आप यहां वापसी आओगे तो ये सिस्टम से 50 जूल हीट एब्जॉर्ब कर लेगा. यहां से यहां गए, 50 रिलीज हो रही है, यहां से यहां वापस आए, 50 एब्जॉर्ब हो गई. किसी तरह का कोई भी ऐसा असर नहीं हो रहा सिस्टम पे, सराउंडिंग्स पे, जिससे मतलब पता चले आपको कि ऐसा भी कुछ हुआ था. किसी को नहीं पता चलेगा. ठीक है, दिस इज व्हाट इज नोन एज अ रिवर्सिबल प्रोसेस. ठीक है, अब क्या चीज़ है, जैसे विस्कोसिटी हो गई, फ्रिक्शन हो गया, अगर ये सिस्टम में प्रेजेंट है तो आप किसी सिस्टम को रिवर्स नहीं कर सकते. अब अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मैं उसे घिसा रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ लेके जाऊंगा तो फ्रिक्शन की वजह से हीट रिलीज होगी. वहां से यहाँ लेके आऊंगा तो फिर से फ्रिक्शन की वजह से हीट जो है वो रिलीज होगी, एब्जॉर्ब नहीं होगी. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से यहाँ खिसकाया तो हीट रिलीज हुई फ्रिक्शन की वजह से, और वहां से यहाँ लेके आया तो हीट एब्जॉर्ब हो गई फ्रिक्शन की वजह से. ऐसा नहीं होता. ठीक है ना, तो मतलब अगर कहीं पे मतलब इरिवर्सिबिलिटी है, आगे चल के चीजें पढ़ेंगे हम. अभी के लिए कि अगर कहीं फ्रिक्शन है तो वो चीज को आप रिवर्स नहीं कर सकते. ठीक है, उसमें मतलब कुछ लॉस तो हो गया. ठीक है, समझ आ रहे. सो दीज आर क्वाजी-स्टैटिक प्रोसेसेस. ठीक है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्योर सब्सटेंस. मैंने आपको फेज बताया था, व्हिच हैज गॉट अ यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल स्ट्रक्चर. ठीक है, फेज क्या, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, व्हिच हैज गॉट अ यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट. इसमें फिजिकल स्ट्रक्चर की कोई बात नहीं होती. फॉर एग्जांपल, मतलब आपके पास यहाँ पर एक कोई बॉक्स है जिसमें आइस भी प्रेजेंट है, जिसमें वेपर भी प्रेजेंट है, जिसमें लिक्विड वाटर भी प्रेजेंट है. तीनों चीजें इकट्ठे प्रेजेंट है. ठीक है, तो यहाँ पर फेजेस अगर आप देखेंगे तो 3 फेज प्रेजेंट है, पर अगर प्योर सब्सटेंस आप देखोगे तो वो एक ही है, बिकॉज द कॉम्पोजिशन इट इज H2O. कॉम्पोजिशन एक ही है, H2O. तो फेजेस 3 प्रेजेंट है. आपको पता है ऐसा होता है. वैसे आगे चल के ना लास्ट के चैप्टर्स आएंगे, उसमें बताऊंगा. देयर इज समथिंग कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट, जहां पर ये तीनों चीजें इकट्ठे एग्जिस्ट करती है, मतलब पानी, लिक्विड वाटर, आइस एंड वेपर. ठीक है, मतलब तीनों इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं. ये आगे चल के हम पढ़ेंगे. ठीक है ना, तो उसे ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं. खैर अभी उसके लिए बहुत ज़्यादा जल्दी है. ठीक है, लास्ट के चैप्टर्स में आएगा. ठीक है ना, तो वी वर टॉकिंग अबाउट प्योर सब्सटेंस. ठीक है, तो इट हैज़ गॉट अ यूनिफॉर्म केमिकल कॉम्पोजिशन थ्रू आउट. ठीक है, तो इसके लिए ना एक और चीज़ है, ये भी लास्ट के चैप्टर्स में पढ़ेंगे. जैसे जब गिब्स फेज रूल आएगा, आपको पता चलेगा कि इफ सपोज यू हैव गॉट अ सिंगल प्योर सब्सटेंस है आपके पास, और एक क्वांटिटी दे रखी है मैटर की, तो आप इसकी कंडीशन यानी स्टेट को पूरी तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं यूजिंग 2 इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. मतलब अगर मैंने आपको इसका टेम्परेचर बता दिया, ठीक है, और प्रेशर बता दिया. ठीक है, टेम्परेचर बता दिया और प्रेशर बता दिया, तो मतलब आपके पास एक प्योर सब्सटेंस है, तो मतलब आप उसकी स्टेट को पूरी तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं. उसकी जितनी प्रॉपर्टीज है आप सारे निकाल सकते हैं. गिब्स फेज रूल में हम चल के आगे पढ़ेंगे. अब यहाँ पर तो आपको पता चलेगा कि इसके लिए तो मतलब फिक्स हो जाता है, तीनों फेजेस इकट्ठे प्रेजेंट है तो फिक्स हो जाता है. अगर 2 फेजेस हैं देन यू नीड 2 प्रॉपर्टीज. मतलब आगे चल के सिंगल प्रॉपर्टी वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा सारा. ठीक है ना, तो प्योर सब्सटेंस हो गए. देन वी हैव अ कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनम. ठीक है, कॉन्टिनम, ये मतलब मेरे पास एक बार एक बच्चा आया था कि सर, उसने खूब जोर लगाया कि सर ये कॉन्टिनम का कंसेप्ट मुझे समझ नहीं आ रहा. ठीक है, तो मैंने उससे बोला, मैं समझाता हूँ तुझे. मैंने सपोज कर कि दिस इज अ वॉल्यूम. ठीक है, ये एक वॉल्यूम है.
अब इसके अंदर प्रेजेंट है एयर, एयर, ठीक है। अब यहां से हवा का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, एक और निकल गया, 3-4 निकल गए, 3-4 मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स कह रहा हूं, इस रूम में से 3-4 मॉलिक्यूल्स एयर के बाहर निकल गए, गैस के बाहर निकल गए। मतलब इसकी डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अभी तो पूरे रूम की बात कर रहा था। मतलब में 1 सेंटीमीटर क्यूब डाइस होता है, डाइस, लूडो खेलते हैं लूडो, ठीक है, आजकल तो बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हो रखी है आजकल तो, डाइस उसमें पता नहीं, मैंने कभी खेली नहीं ऑनलाइन। तो लूडो होती है जो, ठीक है, उसका जो डाइस है, डाइस, ठीक है, उसका जो डाइस है, उतने वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, उतने वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब उसमें से अगर 3-4 मॉलिक्यूल्स अगर हवा के निकल जाए तो क्या इस वॉल्यूम की डेंसिटी में फर्क पड़ेगा? वो तो नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब मैंने वॉल्यूम इतना छोटा कर लिया है, इतना छोटा कर लिया है कि इसके अंदर एट प्रेजेंट सिर्फ 10 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, सिर्फ 10 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है बस। मतलब इस वॉल्यूम मैंने इतना छोटा कर लिया, ठीक है। अब इसमें से अगर 4 मॉलिक्यूल्स अगर बाहर हो जाए और अंदर खाली 6 मॉलिक्यूल्स बचे तो क्या डेंसिटी में फर्क पड़ेगा? बोलते सर अब तो पड़ ही रहा है, नजर आ ही रहा है कि डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। मतलब अगर आपने 4 बोला, अगर 5 बोलते तो डेंसिटी आधी हो जाती। मतलब समझ आ रही है ये चीज? मतलब अगर वॉल्यूम बड़ा हो तो मतलब मॉलिक्यूल्स बाहर आ जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मतलब कंसिडरेबल है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर वॉल्यूम इतना छोटा हो जाए कि मॉलिक्यूल के बाहर निकलने और अंदर आने से रीडिंग में फर्क पड़ना शुरू हो जाए, ठीक है। तो मतलब कुछ समझ आना शुरू हुआ है? तो बोलता हाँ सर अब समझ आना शुरू हो गया। मतलब अब इसका बनता है ग्राफ, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनता है, तो कोई भी प्रॉपर्टी बोल, ठीक है। तो उसने बोला सर डेंसिटी ले लो आप, ठीक है, जो डेंसिटी पढ़ा रहे हो आप, ठीक है, डेल एम बाई डेल वी, डेंसिटी आ गई, ठीक है। और यहां पर आ गया वॉल्यूम, वॉल्यूम। तो मैंने बोला कि डेंसिटी हवा की इतनी है। अब जैसे जैसे तो वॉल्यूम छोटा करता जाएगा ना, डेंसिटी उतनी रहेगी। पर एक लिमिट के बाद ना, एक लिमिट के बाद, एक लिमिट के बाद जब तू वॉल्यूम छोटा करेगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल या तो बाहर निकल रहे या फिर मॉलिक्यूल अंदर जा रहा है। अगर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो डेंसिटी की वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर मॉलिक्यूल अंदर जाएगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। मतलब तो ये ग्राफ जो है ना, ये 2 लाइंस ऐसे शो करना शुरू कर देगा। मतलब एक लिमिट के बाद वॉल्यूम कम कर रहे हो, एक लिमिट आती है डेल्टा वी डैश। अगर वॉल्यूम इससे कम हो जाए देन डेंसिटी ऑफ एयर इट स्टार्ट्स फ्लक्चुएटिंग। मॉलिक्यूल अंदर गया हवा का, डेंसिटी बढ़ गई, ठीक है, मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, डेंसिटी घट गई। मतलब इट्स जस्ट लाइक अ बैंक बैलेंस, ठीक है। मतलब आपका बैंक बैलेंस है 10 लाख रुपए, ठीक है, 10 लाख रुपए, ठीक है। अब यहां पर अगर 100 रुपए, अगर -100 रुपीज अगर अंदर आ गए या बाहर चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या फर्क पड़ेगा ना, 10 लाख रुपए में से अगर 100 रुपए गए या आए, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं, ठीक है। पर अगर आपका बैंक बैलेंस ही अगर 1000 रुपए है और उसमें से अगर 100 रुपीज आ गए तो आप खुश हो जाओगे, 10% इंक्रीज कर गए। और अगर आप 100 रुपए निकल गए तो दुख होगा कि यार -10% हो गए। ये चीज समझ रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली देयर इज अ वॉल्यूम, एक लिमिटिंग वॉल्यूम है, उससे नीचे जो है यू कैन नॉट एज्यूम द मैटर टू बी कॉन्टिन्यूस, ठीक है, कि ये कॉन्टिन्यूस मैटर है, तो हवा है, चल रही है, बह रही है, आप ये कह नहीं सकते। आपको एक एक मॉलिक्यूल को देखना पड़ेगा, ठीक है। पर इससे डेल्टा वी डैश से ज्यादा वॉल्यूम पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैटर के जो मॉलिक्यूलर नेचर है आपको उसको कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं। मतलब सीधे शब्दों में बात करूं, जब समरी लेक्चर शुरू किया था, आई टॉट यू अबाउट माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स एंड मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो इससे बाद में ना जो मैक्रोस्कोपिक वाला है वो बिल्कुल सही आंसर देगा, ठीक है। और इससे कम में आपको एक एक मॉलिक्यूल को कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। बट द थिंग इज कि हमारा जो वॉल्यूम, जिस मॉलिक्यूल वॉल्यूम में हम डील करते हैं, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब, ठीक है, या एक कंप्रेसर में इतने किलोग्राम हवा जा रही है, ठीक है। तो वो सारा जो वॉल्यूम हम स्टडी करते हैं, इट इज वे अबव दिस क्रिटिकल वॉल्यूम। जो एक क्रिटिकल, जो लिमिटिंग वैल्यू है, इससे बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम, ठीक है। इसकी आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। मतलब हमारे लिए, आपके लिए, ठीक है, हम मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए जो भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैटर इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है ना। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। पर आपको समझ आ गया, ठीक है, कि ये क्या चीज़ है।
ठीक है। देन जब चैप्टर खत्म होने की तरफ जाता है तब लास्ट में आ जाती हैं मतलब यूनिट्स और डायमेंशंस, वो आपको ऑलरेडी शायद मालूम होंगी, नहीं तो मैं रिवाइज करा देता हूँ। लेंथ की जैसे मीटर हो गई, ठीक है, मास के लिए किलोग्राम हो गई, टाइम के लिए सेकंड यूज़ कर रहे हैं हम, अमाउंट ऑफ मैटर के लिए मोल इस्तेमाल करते हैं, टेम्परेचर के लिए कैल्विन यूज़ कर रहे हैं हम, उसके बाद करंट के लिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए अम्पेयर हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी रोशनी के लिए कैंडला हो गया, ठीक है, प्लेन एंगल के लिए रेडियन हो गया, सॉलिड एंगल ठीक है उसके लिए स्टी रेडियन हो गया, ठीक है। सो मतलब यूनिट्स एंड डायमेंशंस है। उसके बाद मतलब लास्ट में चैप्टर के बिल्कुल एंड में मतलब आपको मतलब फोर्स के बारे में वी ऑलरेडी नो फोर्स सेकंड लॉ से डिफाइन होती है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यूनिट इसकी न्यूटन है। 1 न्यूटन क्या होता है? 1 किलोग्राम फोर्स, 1 किलोग्राम मास को, पर जब आप 1 न्यूटन फोर्स लगाते हो द मास इट एक्सेलरेट्स बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो 1 न्यूटन फोर्स 1 यूनिट मास पे जब लगता है तो 1 यूनिट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, सो दैट्स 1 न्यूटन फोर्स, ठीक है। अब फोर्स में एक दूसरा आता है वेट, ठीक है। फोर्स के टाइप है ये, बेसिकली क्या चीज़ है, वेट क्या है कि जो अर्थ है वो किसी बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है तो कितना फोर्स उसके ऊपर लगा रही है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है, तो वो कितना है, दैट्स कॉल्ड वेट, एंड वेट इज इक्वल टू m इंटू जी। अब गौर करने वाली बात है कि मास जो है बॉडी का इट रिमेन्स कांस्टेंट, बट वेट चेंज हो सकता है, क्यों? क्योंकि वेट होता है mg, तो g की वैल्यू अलग अलग जगहों पर आपको अलग अलग मिलेगी, ठीक है। g की वैल्यू हम न्यूमेरिकल्स में 9.8 इस्तेमाल करते हैं, बाकी क्वेश्चन में अगर दे रखा हो कुछ तो बात अलग है, ठीक है। देन वी हैव प्रेशर, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, दैट्स कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। अब उसकी यूनिट्स हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल जिसे हम बोलते हैं, पर ज़्यादातर किलो पास्कल या मेगा पास्कल इस्तेमाल होता है, या फिर बार इस्तेमाल होता है, बार, ठीक है, बार, 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, या फिर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर, ये क्या गया 101,325 पास्कल्स, ठीक है, ये 1.01325 बार, ये चीज़, ठीक है। तो ये आ गया 1 एटमॉस्फेयर। अब इसको मेजर करने के लिए मतलब वी यूज बॉर्डन गेज, यूट्यूब मैनोमीटर और बैरोमीटर, ठीक है। बॉर्डन गेज, पता है बॉर्डन गेज क्या होता है? मेले में गए हो, मेले में वहां पर ना एक वो टॉय मिलता है, उसमें मतलब वो फूक मारोगे तो ऊपर एक रोल किया हुआ कागज होता है, वो यूं सीधा स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है, और फिर छोड़ दोगे तो फिर रोल हो जाएगा, ठीक है। मतलब बचपन में भाई मेरा फेवरेट होता था ये, ठीक है। ये इस तरह से आप यहाँ पर हवा जैसे मारोगे इसमें, ठीक है, तो यहाँ पर एक ये रोल इस तरह से होता था, और उसमें जैसे आप फूक मारोगे जो ये रोल है ये स्ट्रेट हो जाता था। दिस इज व्हाट इज नोन एज बॉर्डन ट्यूब, ठीक है, ये बॉर्डन ट्यूब होती है। तो बेसिकली यही बॉर्डन ट्यूब लगी होती है यहाँ पर, आप इसमें जब प्रेशर एक्सर्ट करते हो, ठीक है, तो ये जो ट्यूब है ये मतलब यहाँ पर कागज की बनी हुई, यहाँ पर मेटल की बनी होगी, तो ये जो ट्यूब है ये थोड़ा सा सीधा होगी, थोड़ा सा मतलब हिलेगी, ठीक है, थोड़ी सी स्ट्रेट होने की, जैसे अभी रोल हुई है तो स्ट्रेट होने की कोशिश करेगी, तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा स्ट्रेट होगी, और ये जो एंड है ये जुड़ा हुआ होगा इसका मतलब रीडिंग, वहां पर जो एरो है वो आपको रीडिंग शो करेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज बॉर्डन ट्यूब। मैनोमीटर बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है मैंने, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स के जो लेक्चर्स है सिंगल शॉट उसमें मिल जाएगा, वैसे ही मिल जाएगा, ठीक है। तो मैनोमीटर बेसिकली क्या होता है, ये मतलब दो जगह के प्रेशर के डिफरेंस को मेजर कर रहा है। तो यहाँ पर कोई पाइप है जैसे, आपको उसमें प्रेशर मेजर करना है, सो यू कनेक्ट इट विद अ यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब मैनोमीटर। अब इसके अंदर यहाँ पर कोई फ्लूइड भरा होता है, जनरली मरकरी हो सकता है बिकॉज इट इज क्वाइट हैवी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब प्रेशर एक्सर्ट होगा तो ये वाला हिस्सा नीचे चला जाएगा, ये वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा, तो ये डिफरेंस आ जाएगा ये यहाँ पर। तो हम कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ पर प्रेशर का डिफरेंस कितना आ गया। यहाँ पर ओपन एंड है तो यहाँ पर प्रेशर लगेगा 1 एटमॉस्फेयर का, फिर यहाँ पर एटमॉस्फेयर 1 प्रेशर, 1 एटमॉस्फेयर है। अब नीचे जा रहे हो तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच है हाइट का डिफरेंस। तो यहां से नीचे जाऊंगा तो प्रेशर बढ़ेगा, नीचे से ऊपर जाऊंगा तो प्रेशर घटेगा, ठीक है। डेंसिटी जो है वो उसी फ्लूइड की लेनी है जिस फ्लूइड की आप बात कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा यूट्यूब मैनोमीटर, डिटेल लेक्चर इसका आपको मेरा मिल जाएगा मोबाइल ऐप पे या यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, सब जगह मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप वहाँ से आप इसके डिटेल में आप समझ सकते हो। देन ये बैरोमीटर जो एटमॉस्फेयर के प्रेशर को मेजर करने का होता है, इट्स रियली वेरी सिंपल डिवाइस, मतलब
यहाँ पर एक फ्लूइड है और यहाँ पर आपने इन्वर्टेड ट्यूब रखी है जो ऊपर से क्लोज्ड है, ठीक है। सो जनरली मरकरी की फील्ड होती है, तो यहाँ पर जब आप इसको इन्वर्ट करते हो तो यहाँ पर ये ऐसे मरकरी आ गई है, ये चीज, ठीक है। तो ये ऊपर वैक्यूम है, मरकरी की ये जो हाइट है, हाइट इट गिव्स यू प्रेशर, इसी फॉर्मूले से रो जी एच, ठीक है। यहाँ पर मरकरी की डेंसिटी आपको पता होनी चाहिए 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, इनटू हाइट इनटू जी की वैल्यू 9.81, ठीक है। और जो एच है, हाइट है, वो इस केस में आता है 760 mm 0.76, ठीक है। तो निकालोगे, कैलकुलेट करोगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा। समझ आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। तो अब क्योंकि मरकरी का इतना ज्यादा प्रयोग होता है, तो आपको बता दूं कि 1 mm ऑफ मरकरी जो है, 1 mm मिलीमीटर कह रहा हूँ, हाइट ऑफ मरकरी, दैट्स बेसिकली 133 पास्कल, और इसे 1 टॉर भी बुलाते हैं, टॉर। इट इज एन अनदर यूनिट ऑफ प्रेशर विच इज बेसिकली 1 mm ऑफ मरकरी। समझ आ रहे हैं यहाँ तक, ये चीज क्लियर हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा, उसके बाद हमने पढ़ लिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी कल्पना से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज एब्सोल्यूट प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर एंड गेज प्रेशर। तो कहानी कुछ ऐसे है कि मतलब जो प्रेशर हम बताते हैं, जो डिवाइसेस मेजर करते हैं, जैसे आप पेट्रोल पंप पे हवा भरवाते हो अगर अपनी बाइक में या कार में, तो वहाँ पे जो प्रेशर आता है, जो भी गेजेस काम करती हैं, दे मेजर प्रेशर अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर ऊपर मेजर करते हैं, ठीक है। सो दिस इज 1 एटमॉस्फेयर, और ये आपकी जो प्रेशर की रीडिंग है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर जो इस प्रेशर में जो डिफरेंस है, दैट्स गेज प्रेशर, गेज प्रेशर। समझ आ रहे हैं, ठीक है। पर तो जब आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मान के प्रेशर को मेजर कर रहे हो, देन द प्रेशर इज कॉल्ड गेज प्रेशर। पर अगर आप एब्सोल्यूट जीरो, अगर आप वैक्यूम को रेफरेंस मान रहे हो, अगर आप वैक्यूम को जीरो मान रहे हो और आप प्रेशर को मेजर कर रहे हो, मतलब दिस इज एब्सोल्यूट वैक्यूम, वैक्यूम VACCUM, ठीक है। तो आपने वैक्यूम को आपने माना जीरो, एब्सोल्यूट जीरो, आपने वैक्यूम को जीरो माना, और फिर आप प्रेशर को मेजर कर रहे हो, देन इट इज व्हाट इज नोन एज एब्सोल्यूट, P एब्सोल्यूट प्रेशर। समझ आ रहे, ठीक है। तो अगर आप एटमॉस्फेयर के रेफरेंस में बता रहे हो कि एटमॉस्फेयर से ऊपर कितना है, ठीक है, प्रेशर है, देन इट इज कॉल्ड गेज। और अगर आप वैक्यूम से अगर आप बता रहे हो कि वैक्यूम से ऊपर कितना प्रेशर है, देन इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। जो रियल प्रेशर है, कैलकुलेशंस में जो हम इस्तेमाल करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन वगैरह में, दैट इज एब्सोल्यूट प्रेशर। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ये जो हाइट है, दैट्स एटमॉस्फेयर, ATP, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब रिलेशन तो आपको क्लियरली नजर आ ही रहा है कि P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू P एटमॉस्फेयर प्लस P गेज, ठीक है। अब यहां पर ना कहानी में छोटा सा ट्विस्ट है, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो एब्सोल्यूट प्रेशर है उसकी वैल्यू एटमॉस्फेरिक से कम हो, मतलब जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर से नीचे है। तो अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर से नीचे है, अगर प्रेशर इतना है, तो तब जब आप गेज प्रेशर नापोगे वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तब ऐसे में गेज प्रेशर नेगेटिव आएगा, एंड हम इसे मतलब गेज की बजाय हम इसे क्या लिखते हैं, वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। तो वैक्यूम प्रेशर ये बेसिकली क्या है, वैक्यूम प्रेशर, दिस इज व्हाट इज नोन एज वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। ये क्या है कि एटमॉस्फेयर से कितना नीचे है, कितना कम है। वैक्यूम प्रेशर इट इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। वैक्यूम क्या है, वैक्यूम प्रेशर इट इज अ पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर है कि एटमॉस्फेयर से कितना नीचे है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि P वैक्यूम, ठीक है, इज इक्वल टू P एटमॉस्फेयर, ठीक है, माइनस P एब्सोल्यूट, ये चीज, ठीक है। या फिर आप इसको उसी फॉर्म में लिखते हैं, P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू P एटमॉस्फेयर माइनस P वैक्यूम। समझ आ रहा है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर से कितना ऊपर है, दैट्स कॉल्ड गेज प्रेशर। एटमॉस्फेयर से कितना नीचे है, अगर प्रेशर कम है, देन इट इज कॉल्ड वैक्यूम प्रेशर। जब वैक्यूम आ गया, इट ऑटोमेटिकली मींस कि प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर से नीचे है। समझ आ रहा है, ठीक है। और एक्चुअल में जो उसकी वैल्यू है, जो आपको कैलकुलेशंस में यूज करनी है, दैट्स एब्सोल्यूट प्रेशर, वो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, दैट इज अबव एब्सोल्यूट जीरो, अबव वैक्यूम। ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा प्रेशर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर भी लेक्चर डिटेल्ड अवेलेबल है,
अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। देन यू नो वॉल्यूम कितना स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है, दैट्स वॉल्यूम। मीटर क्यूब में होता है या फिर लीटर्स में होता है, कन्वर्जन आप जानते होंगे, नहीं जानते मैं बता देता हूँ। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, ठीक है, ये आ गया 1000 लीटर्स, ठीक है। उसके बाद आ गया, ये तो आ गया वॉल्यूम। देन वी हैव स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस, वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस। ऐसे ही यू कैन ऑल्सो हैव मोलर स्पेसिफिक वॉल्यूम। मोलर, मोलर क्या होता है? वॉल्यूम पर यूनिट मोल ऑफ अ सब्सटेंस, दैट मोलर स्पेसिफिक वॉल्यूम। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। एंड डेंसिटी आप जानते हो कि डेंसिटी क्या होता है, कि 1 यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास आ रहा है, दैट्स व्हाट इज नोन एज डेंसिटी। क्लियर है? देन वे एनर्जी, एनर्जी कंटेंट हो गया, ठीक है, जूल्स में मेजर होगा, ठीक है। वी हैव स्पेसिफिक एनर्जी, दैट इज एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस। एंड देन वी हैव पावर, ठीक है। पावर जो है वो मतलब एनर्जी का ट्रांसफर, वर्क का ट्रांसफर पर सेकंड कितना हो रहा है, ठीक है, दैट इज व्हाट इज नोन एज पावर। उसकी यूनिट होती है जनरली वॉट्स, हम इस्तेमाल करते हैं। हॉर्स पावर भी होती है पर मतलब वर्क के लिए, पर हमारे थर्मोडायनामिक्स में आप देखोगे चारों तरफ वॉट, किलोवाट यही चल रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको मतलब ये लेक्चर पसंद आया होगा। अभी मैं अगले लेक्चर के अंदर आपको इस चैप्टर से एसोसिएटेड सारे न्यूमेरिकल्स भी करवा दूंगा, ठीक है। जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आपके पास, मैं आपको सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करा दूंगा। रिकमेंडेड बुक जो रीडिंग के लिए मैं जनरली बीटेक के बच्चों को रिकमेंड करता हूँ, दैट्स पीके नाग। तो ये जो नोट्स हैं, मतलब जो मैंने आपको पढ़ाया, मैंने पीके नाग में से ही पढ़ा है। तो अगर आप पीके नाग में से पढ़ोगे तो आपको मतलब सारा कुछ मतलब देखा देखा सा लगेगा कि यार ये सारा कुछ सर ने हमें करा रखा है, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स वगैरह भी मैं सारे आपको सॉल्व करवा दूंगा। मेरी पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सभी लेक्चर्स आपको मेरी एंड्रॉयड ऐप मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स पर मिल जाएंगे, ठीक है। जो मेरी वेबसाइट है IITN.in, वहाँ मिल जाएंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मेरे व्हाट्सएप चैनल पर, आपको सब जगह मतलब सभी प्लेटफॉर्म से आपको मेरा पूरा कंटेंट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करना है आपने। छोटी सी एक्स्ट्रा फीस है जो आपको मुझे देनी है। और अगर अच्छा लगा तो इस लेक्चर को आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे जो कोर्सेज हैं आप उन्हें अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिएगा। एक छोटी सी एक्स्ट्रा फीस है जो आपको मुझे देनी है, ठीक है। जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।